बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों की आंतरिक संरचना। इसमें जड़, तना, पत्ती की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, तने, जड़ और पत्ती तीनों की आंतरिक संरचना पढ़ ली थी। इसके बाद जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, जो कि कैम्बियम के द्वारा नए जाइलम और फ्लोएम बनते हैं, उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। सेकेंडरी ग्रोथ केवल डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट, द्विबीजपत्री जड़ और तने में होती है। इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब इसके पश्चात इस चैप्टर में लास्ट में कुछ टॉपिक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं, तो इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इसमें स्प्रिंग वुड और एटम वुड क्या होते हैं? बसंत काष्ठ और शरद काष्ठ, इसको कहते हैं बसंत काष्ठ और इसको कहते हैं शरद काष्ठ। ठीक है ना? बसंत काष्ठ, काष्ठ माने लकड़ी। बसंत के मौसम में जो लकड़ी बनती है उसे बसंत काष्ठ कहते हैं। और एटम वुड या शरद काष्ठ, जो सर्दियों के दिनों में पेड़ पौधों में लकड़ी बनती है, उसे हम शरद काष्ठ कहते हैं। अब ये लकड़ी बनती कैसे? सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप। जो कैम्बियम होते हैं, कैम्बियम के द्वारा नए जाइलम और नए फ्लोएम बनते हैं। फ्लोएम बाहर की तरफ खिसकते हैं जैसा कि सेकेंडरी ग्रोथ में, और जाइलम अंदर की तरफ। जो जाइलम होते हैं, ये जाइलम ही क्या है? वास्तविक लकड़ी है। जो लकड़ी आप फर्नीचर वुड इस्तेमाल करते हैं, ये वास्तव में क्या है? जाइलम है। ठीक है ना? तो ये ध्यान देंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ में, द्वितीयक वृद्धि में कैम्बियम के द्वारा जो जाइलम बनता है वही लकड़ी है, जिसको कि हम फर्नीचर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फ्लोएम नहीं होते, फ्लोएम तो ऊपर से निकाल दिया जाता है, जाइलम ही है। ठीक है ना? इसी को हम वुड या लकड़ी कहते हैं। तो ये जो जाइलम बनती है ना, तो यहाँ स्प्रिंग वुड या वसंत काष्ठ, तो जो गर्मियों के दिनों में लकड़ी बनती है वो क्या कहलाती है? बसंत काष्ठ। मतलब जो गर्मियों में बनती है, बसंत के मौसम में, ज़्यादा सर्दी हो ना गर्मी हो, तो उसे बसंत काष्ठ कहा जाता है या स्प्रिंग वुड। और शरद काष्ठ सर्दियों में बनती है या एटम वुड कहते हैं। जो स्प्रिंग वुड है इसे अर्ली वुड भी कहते हैं। अर्ली माने प्रारंभिक। और जो एटम वुड, शरद काष्ठ, उसको लेट वुड भी कहते हैं। ठीक है ना? गर्मियों के दिनों में, बसंत के मौसम में प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होती है। टेम्परेचर हाई होता है तो वाष्पोत्सर्जन, पानी का वाष्पन बहुत तेज होता है। तो बस वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन रेट ज़्यादा होता है, जिसके कारण सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन तेजी से होता है। तो जाइलम और फ्लोएम तेजी से बनते हैं, जल्दी बनते हैं। तो इसलिए शरद काष्ठ जो होती है वो ज़्यादा बनती है, अधिक मात्रा में बनती है गर्मियों के दिनों में, क्योंकि इसमें प्रक्रिया तेज होती है। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन बहुत तेज होता है, इसलिए ये बनती, अर्ली वुड कहलाती है। इसे हम शरद काष्ठ कहते हैं। ये बसंत काष्ठ जो गर्मियों के दिनों में होती है। ठीक है ना? और इसके बाद शरद काष्ठ जो सर्दियों के दिनों में, सर्दियों में टेम्परेचर डाउन होता है, तो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन धीमा होता है, तो क्रियाएं भी धीमे होती। तो लकड़ी या जाइलम जो होता है वो धीरे धीरे बनता है ना? तो इसमें सेल्स बहुत पास में होती है, जबकि बसंत काष्ठ में, स्प्रिंग वुड में सेल्स दूर होती है, स्पेस ज़्यादा लेती, बड़ी होती है, और ये धीरे धीरे बनती है क्योंकि क्रिया धीमी हो जाती है सर्दियों के दिनों में। इसलिए ये एटम वुड या शरद काष्ठ या लेट वुड कहते हैं, ये सर्दियों के दिनों में बनती है। अब गर्मियों के दिनों में बनती है वो
क्या होता है, हल्के रंग की होती है, बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है। जबकि सर्दियों में बनती वो धीरे धीरे बनती, छोटी होती, पास में होती है। जिसके कारण क्या होता है कि स्प्रिंग वुड और एटम वुड, बसंत काष्ठ और शरद काष्ठ, इन दोनों की कोशिकाएं या रिंग या वलय लकड़ी में अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। रिंग, घेरे अलग अलग दिखाई पड़ते, इसी को हम वार्षिक वलय या एनुअल रिंग्स कहते हैं, जो कि हमने सेकेंडरी ग्रोथ में बताया था, द्वितीयक वृद्धि में। द्वितीयक वृद्धि में बताया था कि जो जाइलम बर्न है अंदर, वो एक रिंग के रूप में। तो जो गर्मियों की रिंग बनती और सर्दियों की रिंग बनती है, वो रिंग में अंतर होता है। जैसे कि इसको उदाहरण एक समझ सकते हैं, जैसे कि क्या होता है कि यदि हम कोई चीज़ बोल करके आपको लिखवाएं, बहुत तेज़ी से बोलते जाएं, तो आपकी राइटिंग कैसी होगी, अलग टाइप की होगी। और यदि कोई किसी भी चीज़ को आपको अपने आप लिखने को दे दें कि चुप अपने आप लिखो, तो क्या होगा, आप धीमे धीमे आराम से लिखेंगे। तो जो हमने जो बोल के लिखा है उसमें राइटिंग कैसी होगी, स्पीड वाली होगी, है ना। और जो सर्दियों में बनेगी, धीरे धीरे ट्रांसपायरेशन हो रहा है, तो उसमें आप अच्छी राइटिंग बना के लिखेंगे, धीरे धीरे अपने आप जो लिखने को दिया गया। तो राइटिंग में फ़र्क आ जाता है ना। लिख तो आप पहले भी रहे, जो हम बोल रहे थे, और अपने आप लिख रहे हो वो भी लिख रहे हो, लेकिन अंतर हो गया। जो हम बोलेंगे उसमें राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन जो अपने आप लिखोगे, धीरे धीरे लिखोगे, उसमें राइटिंग अच्छी बन जाएगी। तो वैसे ही है कि गर्मियों के दिनों में जो स्प्रिंग वुड या बसंत काष्ठ बनती है, वो तेज़ी से बनती है ना, तो उसमें आकार बड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना, और बहुत अच्छा नहीं होता है। जबकि सर्दियों में टेम्परेचर डाउन होता है, वाष्पोत्सर्जन धीरे धीरे होता है, तो धीरे धीरे लकड़ी बनती है, जाइलम बनता है, तो वो अधिक स्पष्ट होती है। तो ये वलय और ये वलय अलग अलग होती है, रिंग के रूप में अलग अलग दिखाई पड़ती है कि कौन सी सर्दियों में बनी है रिंग और कौन सी गर्मियों में बनी है, ठीक है ना। तो ये बता दिया शरद बसंत काष्ठ क्या होती है, शरद काष्ठ क्या होती है ना। स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, इसे अर्ली और लेट भी वुड कहते हैं, है ना। ये एनुअल रिंग ही होती है, वार्षिक वलय, जो गर्मियों और सर्दियों में बनती है। इसके बाद हार्टवुड और सैपवुड, हृदय काष्ठ और सरस काष्ठ। हार्टवुड क्या होती है, सैपवुड क्या होती है। हार्टवुड जो लकड़ी ये भी काठ है, लकड़ी है, जाइलम है, तो जो जाइलम बहुत ही लिग्निफाइड हो जाते हैं, मतलब उनमें लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ होता है, उसका जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनकी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, तो क्या होता है, इनके द्वारा जल और खनिज लवण का संवहन नहीं होता है। हार्टवुड वो वुड होती है, वो लकड़ी होती है जिनमें कि लिग्निन नामक पदार्थ का बहुत अधिक जमा हो जाता है, लिग्निफाइड हो जाती हैं, इनकी कोशिकाएं मृत हो जाती, मर जाती हैं, है ना। और इनके द्वारा जब मर गई तो उनके द्वारा जल और खनिज लवण का संवहन नहीं होता है, और ये डार्क कलर की हो जाती, गहरे रंग की हो जाती, इसी को हम हार्टवुड कहते हैं या हृदय काष्ठ कहते हैं, ठीक है। हृदय काष्ठ क्या होती है, जिनमें लिग्निन का ज़्यादा जमा हो जाता है, इनकी कोशिकाएं डेड या मृत हो जाती हैं, और ये डार्क कलर की होती है, और इनमें जल और खनिज लवण का संवहन नहीं होता है। लकड़ी क्या है, वुड क्या है, जाइलम है, और जाइलम का क्या काम होता है, जल और खनिज लवण का संवहन करना। तो ये हार्टवुड की विशेषता है। इसी का उल्टा सैपवुड होती है। सैपवुड भी कोशिकाएं कैसी होती है, लिविंग, जीवित होती है ना, या इसे रस काष्ठ कहते हैं, सैपवुड या रस काष्ठ। तो ये लिविंग होती है, इनके द्वारा जल और खनिज लवण का संवहन होता है ना, और ये लाइट कलर की होती है, हल्के रंग की होती है, ठीक है ना। तो हार्टवुड लिग्निफाइड हो जाती है, ये लिग्निफाइड नहीं होती, इनमें लिग्निन का ज़्यादा जमा नहीं होता है, ये डेड हो जाती, जबकि रस काष्ठ जीवित होती है ना। सैपवुड को रस काष्ठ भी कहते हैं, और ये डार्क कलर की हो जाती है, और ये लाइट कलर की होती है, हल्के रंग की होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हार्टवुड एंड सैपवुड। हृदय काष्ठ और रस काष्ठ में क्या अंतर
होता है। तो इसको आपको अच्छी तरह से समझना है और याद करना है, लिखना भी है अंतर, ठीक है ना। हृदकाष्ठ और रसकाष्ठ या हार्टवुड और सैपवुड क्या होते हैं, किस रंग के होते हैं, किस में कोशिकाएं डेड होती हैं, किस में लिविंग होती हैं, किस में लिग्निन का जमाव हो जाता है, किस में लिग्निन का जमाव नहीं होता है। इसमें लिग्निन का जमाव नहीं होता है सैपवुड में, और इसमें हो जाता है। ये हार्टवुड डेड होती है, ये लिविंग होती है, ये डार्क कलर की होती है, ये लाइट कलर की होती है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हार्टवुड एंड सैपवुड। तो ये दो डिफरेंस हो गए, स्प्रिंग वुड और एटम वुड या बसंत काष्ठ और शरद काष्ठ क्या होता है, वार्षिक वलय, और हृदकाष्ठ और रसकाष्ठ या हार्टवुड और सैपवुड क्या होता है। इसके बाद अगला पढ़ते हैं कि कॉर्क कैम्बियम क्या होता है। कार्क कैम्बियम, इसको हिंदी में भी कहेंगे तो कार्क कैम्बियम। तो कार्क कैम्बियम या इसे फैलोजन भी कहते हैं। कार्क कैम्बियम या फैलोजन क्या होता है, तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। तो कार्क कैम्बियम या फैलोजन में क्या होता है, जब तना में द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो अंदर से जाइलम और बाहर फ्लोएम, तो तना मोटाई में बढ़ता चला जाता है। तो जब बढ़ता चला जाएगा, मोटाई बढ़ती चली जाएगी, तो जो बाहर की कोशिकाएं होंगी वो कट फट जाती है। जैसे बहुत पुराना पेड़ होता है तो तना में बीच में बड़ी बड़ी दरारें होती हैं, फ्लोएम टूट जाता है, फट जाता है। तो वहीं पर कार्क कैम्बियम का निर्माण होता है, क्योंकि तना जब कट गया, फट गया, तो उसमें एक सुरक्षा की लेयर बनती है। कट गया, फट गया तो जीवाणु विषाणु का अटैक हो जाएगा, है ना। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक रूप से तने में क्या होती है, एक सुरक्षा की लेयर बनती है, प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। और इसी प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन कहते हैं। जैसे यहाँ बताएं तो ये लकड़ी यहाँ से फट गई, जैसे तना है ना, दरार पड़ गई, फट गई, तो फटने के फलस्वरूप क्या होता है कि ये यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, जिसे हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। ये देखो सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, ठीक है ना, इसी के ठीक नीचे ये क्या है, कॉर्क कैम्बियम है। और ये कोशिकाएं ऊपर की हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, और यहाँ पर ये नीचे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स मतलब कि जो कॉर्टेक्स बाद में बना, पहले से नहीं बना। जैसे ये कॉस्ट है, ये सब, ये कॉर्टेक्स पहले का है ना, तो ये प्राइमरी कॉर्टेक्स है, और ये बाद में बना तो ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, इसको क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है ना। तो जब तना काफ़ी मोटा हो जाता है, बाहर दरार पड़ जाती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए प्राकृतिक रूप से एक लेयर बनती है, जिसे कि हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। इसके बाहर एपिडर्मिस, अंदर की तरफ ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होती है, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इस प्रकार से कॉर्क कैम्बियम क्या होता है या फैलोजन क्या होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें जड़, तना, पत्ती की आंतरिक संरचना, द्विबीजपत्री जड़ और तने की द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ, और टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और लास्ट में कुछ टॉपिक थे, स्प्रिंगवुड, एटम वुड, और हार्टवुड और सैपवुड, ये लकड़ी के बारे में ये डिस्कस कर लिया। अब ये चैप्टर समाप्त। नेक्स्ट टर्न पर हम लोगों इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। ये चैप्टर को आप लोग पूरा कर लेंगे सही ढंग से, अपनी फेयर कॉपी में नोट करके इसको नोट्स बना लेंगे, तैयार करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। नेक्स्ट टर्न पर इस चैप्टर के जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।